हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और इस सेशन के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, एवरीथिंग एक ही सेशन में बहुत कुछ है। 20-25 मिनट का ये सेशन रहता है जिसमें अभी एक नई चीज भी हमने शुरू कर दी है। साथ में क्लोज टेस्ट भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी की वैकेंसी चूंकि अभी आउट हो चुकी है तो इसलिए एक कोर्स भी है आपके लिए, एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का कोर्स है, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। और जैसे आप इन वीडियोस को एक्सेस करेंगे तो सारे वीडियोस मतलब एक साथ जैसे ही बाई करते हो कोर्स, पूरे वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगे। साथ ही एक और कोर्स है अपना ट्रांसलेशन का। इस ट्रांसलेशन वाले कोर्स में आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट में इन अ वार्मिंग इंडिया मतलब वो भारत जो कि अब जहां ज्यादा बहुत गर्मी हो चुकी है, उस भारत में एसीज आर एन नेसेसिटी। एसी जो है उनकी आवश्यकता है। ठीक है, यट ओनली अबाउट 7% ऑफ हाउस होल्ड्स, फिर भी केवल 7% घर ही ऐसे हैं जिनके पास एसी है। अब 7% हाउस होल्ड्स का, अब हाउस होल्ड्स जो है वो प्लूरल है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो मान के चलिए कि इधर जो भी शब्द आएगा मतलब इधर जो भी वर्ब लगनी है वो प्लूरल ही आएगी, क्योंकि इसका 7% निकालोगे तो भी प्लूरल ही आएगा। तो प्लूरल आएगा तो सबसे पहले तो क्या काट सकते हैं अपन, एक तो ये काट दीजिए, हैज नहीं आएगा। दूसरा, आप हैविंग नहीं कर सकते, हैविंग में आईएनजी आ रहा है, हैविंग मतलब रखना ही है, आईएनजी फॉर्म में यहाँ दे नहीं रखा आपको तो ये काट देंगे। फिर पजेजेज, ये सिंगुलर है, ये नहीं आएगा, ईएस दे रखा है तो ओन आएगा। केवल 7% घरों में ही एसी है। ठीक है, आगे कह रहा है दैट इज चेंजिंग फास्ट, और ये लेकिन काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। 14 मिलियन यूनिट्स वर सोल्ड लास्ट ईयर अलोन, पिछले साल अकेले पिछले साल में ही 14 मिलियन एसी जो हैं वो बेची गई थी। एंड रेजिडेंशियल ओनरशिप इज डैश टू ग्रो 9x बाई मिड सेंचुरी। और रेजिडेंशियल ओनरशिप मतलब घर का स्वामित्व है, घर खरीदने वालों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। और बढ़ेगी कितनी, 9 गुना बढ़ेगी। अगर मतलब जो मध्य शताब्दी है तब तक 9 गुना मतलब 9x रेट से बढ़ेगी। तो रेजिडेंशियल ओनरशिप इज के साथ में वर्ब लगेगी अगर तो थर्ड फॉर्म लगेगी या आईएनजी लगेगा। आईएनजी तो कोई में है नहीं, आईएनजी तो खैर तब लगता जब एक्टिव वॉइस हो। और वैसे यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब मान के अगर आप एडजेक्टिव भी जोड़ते हो आगे तो भी थर्ड फॉर्म में ही लगेगा। तो थर्ड फॉर्म में लगेगा तो गैस और शो नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। लोकेटेड से मतलब नहीं है क्योंकि कह रहा है कि रेजिडेंशियल ओनरशिप लोकेटेड है, ग्रो करना, ये तो स्थानीय स्थिति को बताता है, इसलिए आपका आंसर है प्रोजेक्टेड। इसका मतलब है अनुमानित। तो रेजिडेंशियल ओनरशिप जो है वो अनुमानित है कि वो 9x की रेट से बढ़ेगी मिड सेंचुरी तक। दिस कुड रिक्वायर ट्रिपलिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, अब इसके लिए अगर 9x की रेट से बढ़ेगी तो इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी ट्रिपलिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, बिजली उत्पादन जो है वो 3 गुना हो। ठीक है, तो दिस दिस क्या मतलब ये क्या चीज हुई है, ये जो डिक्लाइन है क्या, फॉल है क्या, ये बढ़ोतरी है कि गिरावट है ना। ये जो संख्या बढ़ रही है एसी खरीदने वालों की, तो ये जो बढ़ोतरी है तो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं आएगा और फॉल नहीं आएगा। कंपेल का मतलब मजबूर करना होता है, ये वर्ब होती है। इसका मतलब फोर्स होता है, इसका मतलब इंपेल होता है। ठीक है, इसका मतलब कोवर्स होता है। तो आपको यहां चाहिए सर्ज, बढ़ोतरी। ये जो बढ़ोतरी है इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी बिजली उत्पादन को 3 गुना करने की। बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले द ग्रिड नीड्स प्रोटेक्शन। ग्रिड समझते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो होती है, जो पावर हाउस में आप देखते हैं जिनसे बिजली सप्लाई हम करते हैं, तो इसके लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इन अ वेलकम स्टेप, एक स्वागत योग्य कदम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ट्यूसडे को दैट इट प्लान्स टू सून मैंडेट टेम्परेचर सेटिंग्स, कि अनाउंस किया कि अब योजना बना रही है सरकार की बहुत जल्दी टेम्परेचर सेटिंग्स की आवश्यकता जो है, मैंडेट मतलब अनिवार्य करना होता है, कि इट प्लान्स टू सून मैंडेट टेम्परेचर सेटिंग्स बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल एसीज। सभी एसीज के लिए एक अनिवार्यता कर दी जाएगी कि टेम्परेचर 20 से 28 ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इवन इन डैश इन व्हीकल्स। तो दैट
एसीज की बात कर रहा है, एसीज क्या है, प्लूरल है तो बेटा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिंगुलर है। ओनली है वो केवल केवल व्हीकल्स में नहीं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इवन डैश इन व्हीकल्स, मतलब घरों के अंदर भी, जहां आप काम करते हैं वहां पर भी, और साथ में व्हीकल्स में भी, तो दोज आ जाएगा। इन एसीज के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, तो ये तो 4 आंसर आ गए। और जैसा कि आपने पिछले सेशंस में भी देखा कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको खुद को देना है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं को ही देना है। तो ये तो आपके हो गए 4 क्वेश्चंस के आंसर। चलो साहब, नेक्स्ट पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, द मूव डैश टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो मूव है ये सुधारने के लिए है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो ऊर्जा दक्षता है उसको सुधारने के लिए है। स्मूथ आउट डिमांड स्पाइक, जो मांग में बढ़ोतरी है उसको कम करने के लिए है। एंड कट कंज्यूमर पावर बिल्स, और जो भी बिजली की बिल है उसको कम करने के लिए है। मैनी एसीज अलाउ सेटिंग्स एज लो एज 16 डिग्री सेल्सियस एंड एज हाई एज 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे एसी जो हैं वो सेटिंग्स अलाउ करते हैं 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, इंक्रीजिंग एनर्जी वेस्ट। इस कारण से एनर्जी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो आपको आंसर देना है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए आप आज का एडिटोरियल है वो टाइटल है रोग नेशन। रोग क्या होता है? रोग का मतलब है जो बदमाश है, बदमाश राष्ट्र है ना, भ्रष्ट राष्ट्र, ये मतलब है। तो इसका मतलब होता है रेचिड कह सकते हो, इसको आप रेचिड कह सकते हो, WRETCHED। क्या कहेंगे? रेचिड, WRETCHED, या इसको आप रास्कल कह सकते हो, रास्कल, रेचिड, मतलब दुष्ट या नालायक जिसको कह सकते हैं। और भ्रष्ट कहें तो रेप्रोबेट भी कह सकते हो, रेप्रोबेट, या इसे आप विलेन भी कह सकते हो। तो बदमाश राष्ट्र किसको लेकर लिखा गया है? इजराइल्स ईरान स्ट्राइक्स, इजराइल की जो ईरान पर हमला है। स्ट्राइक का मतलब होता है अटैक या असोल्ट, अटैक कह सकते हैं, असोल्ट कह सकते हैं। तो इजराइल की जो ईरानी हमले हैं उसको लेकर लिखा गया है। फिर इजराइल हैज पुश्ड वेस्ट एशिया इनटू अ सिक्योरिटी अबिस। अब ये नीचे सब हेडलाइन है, कह रहा है इजराइल ने, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज पुश्ड, इसने पुश कर दिया है। इजराइल ने पुश कर दिया मतलब इजराइल ने धकेल दिया है। वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया को, ये इसका ऑब्जेक्ट है। किसमें धकेल दिया है? एक सिक्योरिटी अबिस में। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, अबिस जो होता है वो खाई को बोलते हैं। अबिस का मतलब क्या होता है? कैज्म कह सकते हैं, CHASM, या इसे आप गल्फ कह सकते हैं, कैज्म या गल्फ कहा जा सकता है। या बॉटमलेस जो पिट होता है, बहुत ही गहरा तल जिसमें कोई बॉटम ना हो, बॉटमलेस पिट, इसको भी आप क्या कह सकते हैं? अबिस कह सकते हैं। ठीक है, तो इजराइल ने वेस्ट एशिया को सुरक्षा वाले खाई में धकेल दिया है, सिक्योरिटी अबिस में धकेल दिया है। आगे कह रहा है इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इजराइल के हमले किस पर? ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, जो भी इजराइल की न्यूक्लियर परमाणु फैसिलिटीज हैं उन पर हमला। एट अ टाइम, उस समय पर, व्हेन वॉशिंगटन एंड तेहरान वर इन टॉक्स। वॉशिंगटन हो गया यूएस, तेहरान हो गया ईरान की राजधानी, तो ईरान, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, इसकी वर्ब है वर। इन टॉक्स, जब ये बातचीत कर रहे थे। आर ब्रेजनली इलीगल, तो इजराइल के स्ट्राइक से ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो आर है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। ब्रेजनली है वो एडवर्ब है, इलीगल है वो एडजेक्टिव है। ये बेशर्मी पूर्ण तरीके से या बिल्कुल बिल्कुल ब्लैटेंटली इलीगल है, मतलब गैर कानूनी है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है ब्रेजनली, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप? शेमलेसली लिख सकते हैं। ब्रेजनली को आप लिख सकते हैं शेमलेसली, या फिर इसे आप कह सकते हैं फ्लैग्रेंटली, या फिर आप इसको कह सकते हैं ब्लैटेंटली। ठीक है, स्पष्ट रूप से कह सकते हो, बेशर्मीपूर्ण तरीके से कह सकते हो। रेकलेस, रेकलेस का मतलब लैक्स होता है, स्लिप शोर्ड होता है,
केयरलेस होता है एंड डेंजरस और खतरनाक है। फिर समझिए, इजराइल की स्ट्राइक्स, इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, और वो भी उस समय जब ये दोनों राष्ट्र जो हैं बातचीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल इलीगल है, लापरवाहीपूर्ण है और खतरनाक है। तो ये सब एडजेक्टिव हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव है, डेंजरस भी, और रेकलेस भी एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में लेस आता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं, और इलीगल भी एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए, इफ देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग द न्यूक्लियर इशू, यदि कोई पॉसिबिलिटी थी, इफ देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी, यदि कोई पॉसिबिलिटी थी, देयर से जब स्टार्ट, ये सपोजिशनल कंजंक्शन है, कल्पना करने के लिए आता है। देयर एडवर्ब है, वर है, वॉज है वो लिंकिंग वर्ब है, एनी है वो डिटरमिनर है, पॉसिबिलिटी है वो नाउन है, और वैसे ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब दे रखी है ये वॉज। और रिजॉल्विंग द न्यूक्लियर इशू, रिजॉल्व का मतलब हल करना है, रिजॉल्विंग का मतलब क्या है, हल करना। तो ये कह रहा है कि यदि कोई संभावना थी इस परमाणु वाले मुद्दे को हल करने की, थ्रू डायलॉग, थ्रू प्रेपोजिशन है, किस माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, डायलॉग मतलब बातचीत। इजराइल हैज, इजराइल सब्जेक्ट हो गया, हैज किल्ड ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रैक्टिकली है वो एडवर्ब है, तो इसने व्यवहारिक रूप से इसकी हत्या कर दी है, इसको खत्म कर दिया है ना, इट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह रहा है यदि कोई संभावना थी न्यूक्लियर इश्यू को हल करने की बातचीत के माध्यम से, तो इजराइल ने व्यवहारिक रूप से इसको भी खत्म कर दिया है। क्लियर है? दैट डोनाल्ड ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड वार्निंग्स, तो दैट को छोड़ दीजिए, ये भी एक सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बात करें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप हो गया सब्जेक्ट, डिस्पाइट है वो प्रेपोजिशन होता है, डिस्पाइट की वर्ड कैटेगरी क्या है, प्रेपोजिशन। रिपीटेड वार्निंग्स का मतलब है बार बार चेतावनी के बाद भी, है ना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और के बावजूद के लिए आपके पास वर्ड होता है एक तो इन स्पाइट ऑफ, या होता है नॉट विद स्टैंडिंग। इन दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद। तो अपनी बार बार दी गई वार्निंग्स के बावजूद, वार्निंग्स नाउन हो गया, रिपीटेड एडजेक्टिव हो गया, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद फेल्ड, असफल रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए वर्ब है। असफल रहे टू स्टॉप अमेरिकाज क्लोजेस्ट अलाई, अमेरिका के सबसे नजदीकी मित्र को, अलाई का मतलब फ्रेंड है, अलाई का मतलब पार्टनर है, अलाई का मतलब एसोसिएट है, सबसे क्लोज मित्र को फ्रॉम लॉन्चिंग द अटैक्स, हमला करने से। ठीक है, स्टॉप के बाद में फ्रॉम लगता है, ये स्टॉप रहा और ये फ्रॉम रहा। ऐसे ही केवल स्टॉप ना करके आप यहां पे देखिएगा, स्टॉप के साथ साथ अगर आप और वर्ड्स लेंगे, जैसे प्रिवेंट लेंगे, या एब्सटेन यूज करेंगे, या रिफ्रेन यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर प्रिक्लूड यूज करेंगे, इन सब में भी क्या लगता है, फ्रॉम ही लगता है, रोकने के सेंस में फ्रॉम ही लगता है। ठीक है, तो रोकने से, अटैक्स करने से, रोकने से। थ्रेटनिंग हिज ओन डिप्लोमेटिक पुश, थ्रेटनिंग मतलब खतरे में डालते हुए, थ्रेटन क्या होता है, खतरे में डालना, तो इसके लिए आप लिख सकते हो एंडेंजर, या फिर आप इसको कह सकते हो इम्पेरिल, खतरे में डालना। हिज ओन डिप्लोमेटिक पुश, अपना खुद का, ये इम्पेरिल है, अपना खुद का जो कूटनीतिक प्रयास है, इस पुश का मतलब है एफर्ट, उसको खतरे में डालते हुए। सजेस्ट दैट, ये दर्शाता है, ये वर्ब है, ये किसकी वर्ब है, ये दैट की वर्ब है। ठीक है, कि ये बात, क्या बात, कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बार बार दी गई वार्निंग्स के बावजूद असफल रहे अमेरिका के सबसे नजदीकी मित्र को अटैक करने से रोकने से, अपने खुद के डिप्लोमेटिक जो प्रयास थे, कूटनीतिक प्रयास थे, उसको खतरे में डालते हुए। तो ये जो चीज है ये दर्शाती है कि, ये कंजंक्शन है, क्या दर्शाती है कि द यूएस प्रेसिडेंट वाज ईदर नॉट सीरियस, की या तो यूएस के राष्ट्रपति, यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वाज, ईदर और ये कंजंक्शन का काम करेगा, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इधर के बाद और ही लगता है, तो ये या तो सीरियस नहीं थे,
अबाउट हिज वर्ड्स, अपने शब्दों के बारे में, और हैड लिमिटेड इन्फ्लुएंस, या इनका प्रभाव बहुत ही कम था। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्लाउट, प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट कह सकते हो, इम्पैक्ट कह सकते हो, ठीक है, इनका प्रभाव बहुत ही कम था। एक बार फिर समझ लीजिए, ये ऑन जो दे रखा है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, जोर देने के लिए काम में आता है। क्या कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद असफल रहे अमेरिका के सबसे नजदीकी मित्र को हमला करने से रोकने में। इन्होंने इस तरह से अपने खुद के जो कूटनीतिक प्रयासों को खतरे में डाला है। तो ये जो चीज है ये सजेस्ट करती है, दिखाती है, दिस दैट की वर्ब है कि यूएस के राष्ट्रपति या तो सीरियस नहीं थे अपने वर्ड्स को लेकर, या उनका प्रभाव जो था वो लिमिटेड था। इजराइल्स ओवरनाइट अटैक, ओवरनाइट का मतलब क्या है? ओवरनाइट का मतलब है ऑल नाइट, पूरे रात, ऑल नाइट, है ना, पूरे रात। तो इजराइल के जो रात को किए गए हमले थे, टारगेटेड, इन हमलों ने टारगेट किया, अटैक यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। किसको टारगेट किया? नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, एनरिचमेंट का मतलब संवर्धन होता है, ठीक है। तो नतांज नाम से जो परमाणु संवर्धन सुविधा है उस पर, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज एंड द रेजिडेंसेज ऑफ ईरान टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, किस किस को टारगेट किया? तो इसराइल के द्वारा जो रातों रात हमले किए गए थे, रात को जो हमले किए गए थे, नाइट लॉन्ग भी इसको कह सकते हैं आप, नाइट लॉन्ग, इसमें स्पेस नहीं आएगा नाइट लॉन्ग में। तो इसराइल के द्वारा जो रात को हमले किए गए थे उन्होंने टारगेट किया नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को, यहाँ को समझने वाली बात नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज को, और जो घर थे ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के उनको, मिलिट्री चेन ऑफ कमांड जो सेना प्रमुख हैं उनको, है ना। तो ये जो इन रेजिडेंसेस को, मतलब रेजिडेंसेस किस किसके, एक तो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री चेन ऑफ कमांड, इनके रेजिडेंसेस को, तो ये टारगेट किया। टारगेट जो सब्जेक्ट है इनकी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑब्जेक्ट, टारगेट किस किस को किया, तो ये सब चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेने में, प्रतिशोध के रूप में, तो इसको आप रिटेलिएशन को रेप्रिजल कह सकते हो या वेंजियंस कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको रिवेंज कह सकते हो। तो बदला लेने में ईरान लॉन्च्ड अ ड्रोन, ईरान सब्जेक्ट है, लॉन्च्ड वर्ब है। ईरान ने क्या किया? एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया। ड्रोन अटैक जो है वो ऑब्जेक्ट है। विद मोस्ट शॉट डाउन, लेकिन उनमें से अधिकांश, मोस्ट का मतलब है ऑलमोस्ट, बताया भी था मैंने कि मोस्ट के पहले अगर कोई भी डिटर्मिनर नहीं है, ना ए है ना द है, तो मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। अगर ए लगा रखा होता है इससे पहले तो इसको बोलते हैं वेरी, और जब द लगा रखा होता है तो डिग्री सुपरलेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो विद मोस्ट शॉट डाउन, उनमें से अधिकांश को मार गिराया गया। शूट डाउन की थर्ड फॉर्म है ये, शॉट, शॉट सेकंड फॉर्म भी होती है और शॉट थर्ड फॉर्म भी होती है। इसका मतलब होता है ब्रिंग डाउन एन एयरक्राफ्ट और मिसाइल बाय शूटिंग एट इट, ठीक है, लिख देता हूं, ब्रिंग डाउन एन एयरक्राफ्ट और मिसाइल, और मिसाइल बाई शूटिंग एट इट, गोलाबारी करके उसको नीचे गिरा देना। तो इनको नीचे गिरा दिया गया, मार गिरा दिया गया, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और तो आगे देखिएगा, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई हैज प्रॉमिस्ड, अब ये वरिष्ठ नेता वहां के ईरान के, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट। अ हार्श रेस्पॉन्स, कठोर, हार्श का मतलब स्ट्रिक्ट, रीग्रस, स्ट्रिक्ट कह सकते हो, रीग्रस कह सकते हो। तो इन्होंने वादा किया है कि बहुत कठोर प्रतिक्रिया इसकी होगी, रेस्पॉन्स जो है उत्तर बड़े कड़े तरीके से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। प्रॉमिस्ड की ऑब्जेक्ट है ये, रेस्पॉन्स जिसमें नाउन है और हार्श वो एडजेक्टिव है। इफ ईरान लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो यदि ईरान यहां लॉन्च करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, ईरान सब्जेक्ट है, लॉन्चेस वर्ब है, इफ सपोजिशनल कंजंक्शन है। तो यदि ईरान लॉन्च करता है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल्स ये ऑब्जेक्ट है, विच सीम्स लाइकली, जो कि संभव भी लगता है, लाइकली का मतलब प्रोबेबली, प्रोबेबली, पॉसिबली, ठीक है, जिसकी संभावना भी है, विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इस चीज से कि ये लॉन्च कर दे इसको, है ना। इसकी वर्ब है वो, मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए नहीं है, ये है कि भाई
ये लॉन्च करता है इस चीज के लिए है, ठीक है। तो ये लग भी रहा है कि संभव भी है। इजराइल वुड कैरी आउट मोर अटैक्स। तो यदि ऐसा करता है तो इजराइल कैरी आउट करेगा, कैरी आउट का मतलब है एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये और हमले करेगा। वैसे तो ये सेंटेंस जो है ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग तो इफ के साथ लॉन्चेज है तो यहाँ विल आना चाहिए, है ना, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो यहाँ लॉन्च्ड कर दें इमेजिनरी पार्ट, तो फिर ये वुड आना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है ग्रामर को लेकर, यहाँ तो या तो लॉन्च्ड कर दीजिए यहाँ पे। यदि ऐसा किया, ये इमेजिनेशन है, तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैज इंडिकेटेड, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने इंडिकेट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर के पहले वैसे दे लगता है, लेकिन नाम है इसलिए दे है नहीं, और इनकी वर्ब जो है वो हैज इंडिकेटेड है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। सो व्हाट पॉसिबली अवेट्स वेस्ट एशिया आर, तो क्या चीज जो संभवतः अवेट कर रही है वेस्ट एशिया का। तो व्हाट की वर्ब जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये अवेट्स जो है वो क्रिया है, और अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। अवेट जब लगाते हो तो इसमें फॉर नहीं लगाते, लेकिन वेट के साथ आप फॉर लगाते हैं। तो क्या वो चीज है जो वेट कर रही है वेस्ट एशिया का, वो आर जो दे रखा है वो प्रोलॉन्ग्ड अटैक्स को देखकर दे रखा है। ये सब्जेक्ट है और अटैक्स यहाँ पे वर्ब है। प्रोलॉन्ग्ड जो शब्द दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है बहुत ही एक्सटेंडेड कह सकते हो, काफी लंबे समय तक कह सकते हो। एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफी लंबे समय तक, एक्सटेंडेड। तो काफी लंबे समय तक अटैक्स यहाँ पे होंगे, एंड काउंटर अटैक्स, और फिर जवाबी कार्यवाही होगी। अटैक किया, उधर से अटैक होंगे, विद पोटेंशियल रीजनल स्पिल ओवर इफेक्ट्स। और इसका इफेक्ट जो है पोटेंशियल मतलब संभावित रूप से, रीजनल स्पिल ओवर इफेक्ट रहेगा। रीजनल स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या है? रीजनल स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है वो एक प्रकार से रिपल इफेक्ट होता है। इसी को आप कहते हैं रिपल इफेक्ट। मतलब कहीं पर कोई घटना घट रही है, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पे पड़ेगा, ये प्रभाव और फैलेगा, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं किसी भी एक्शन के, किसी भी इवेंट के, ठीक है, जो अन्य क्षेत्र या ग्रुप्स तक फैले, मतलब इसका प्रभाव आगे तक फैले। और ये इनकी मंशा भी नहीं है, ये तो केवल इजराइल हमले कर रहा है ईरान पर, ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर, लेकिन उस क्षेत्र में हमले जो हो रहे हैं उनका प्रभाव कहीं और क्षेत्र में पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिपल इफेक्ट। और पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का मतलब पॉसिबल होता है, लाइकली होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव, लाइकली या पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल एडजेक्टिव है, रीजनल भी एडजेक्टिव है, विद है वो प्रेपोजिशन है। ये आपका नाउन हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।